हाँ जी, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स जिन्हें रियल लाइफ में एक विलेन की तरह दिखाया गया है। शायद विलेन हैं वो लोग या नहीं, ये पता नहीं। और मैं भी बड़ा शौक में हूँ कि जिन फिल्म स्टार्स को हम लोग इतने बड़े बड़े स्टार्स समझते हैं, क्या वाकई वो लोग ऐसे हैं? चलिए देखते हैं। हमारे देश के लोग फिल्मों के बहुत दीवाने हैं और इस दीवानगी की सजा भी उन्हें दशकों से मिली है। इस देश को जितने डेंट इन फिल्मों ने, इन चमक धमक ने, इन स्टार्स ने दिए हैं, उतना तो शायद इस देश के भ्रष्ट सिस्टम ने भी नहीं दिए। कई बार फिल्में लोगों को इंस्पायर करती हैं, लोगों की सोच बदलती हैं, उन्हें सपने दिखाती हैं, उम्मीद जगाती हैं और फिल्मों के किरदार से लोग कनेक्ट करते हैं। पर्दे पर जब कोई हीरो गरीबों के लिए सिस्टम से लड़ता है, भ्रष्ट नेताओं को थप्पड़ मारता है, न्याय दिलाता है, तब करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं मानते, बल्कि उस चेहरे में वो खुद को ढूंढते हैं, उन्हें अपना आदमी मान लेते हैं, अपना दोस्त, अपना भाई, यहाँ तक कि भगवान मान लेते हैं। फिर ये जो बोले, जो करें, जो बेचें, लोग इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। खेल स्टारडम का, खेल लोकप्रियता का, खेल भावनाओं का। फिल्मों में जो जनता के लिए हीरो थे, जो लोगों के लिए बराबरी और हक की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, असल जिंदगी में यही लोग जनता के लिए गूंगे, बहरे, यहाँ तक कि गुंडे बन गए। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे। ये कहानी किसी एक दो स्टार की नहीं, बल्कि हर उस दौर की है, हर उस चेहरे की है, हर उस स्टार की है जिसे जनता ने अपना पैसा, अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी जान देकर सड़क से उठाकर स्टार बनाया, लेकिन बदले में उसे मिलता है सिर्फ धोखा। क्योंकि जब जब इन सुपरस्टार्स ने राजनीति में कदम रखा है, लोगों से वोट मांगकर ताकतवर कुर्सियों तक पहुंचे हैं, तब जनता के लिए इन्होंने जो किया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत से फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता से वोट लिया और अपनी कुर्सी की मनसा पूरी की, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो उनके भरोसे को और उनकी वोट को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। शुरू करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से। बॉलीवुड के शहंशाह, लोगों ने इसी भरोसे के साथ उन्हें राजनीति में उतारा। 1980 के दशक में इंडिया पॉलिटिकल उथल पुथल से गुजर रहा था। इसी दौर में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ने राजनीति में एंट्री ली और इनकी ये एंट्री किसी नॉर्मल सेलिब्रिटी जैसी नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। 1984 में अमिताभ बच्चन की पॉलिटिक्स में एंट्री का सबसे बड़ा रीजन उनके फैमिली फ्रेंड राजीव गांधी थे। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन फैमिली के बीच क्लोज रिलेशंस थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब पूरे देश में सिंपैथी वेव चल रही थी। इसी दौरान कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में उतारा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सीट से चुनाव लड़ा गया। उनके सामने थे एच.एन. बहुगुणा, जो उस समय के बड़े पॉलिटिकल लीडर माने जाते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मैसिव विक्ट्री हासिल की। उन्होंने लगभग 68% वोट लेकर रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की। उस समय इसे इंडिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी पॉलिटिकल विक्ट्रीज में गिना गया। मतलब वही जनता के प्यार और भरोसे को हथियार बनाया गया। उस समय उनको यूथ आइकन, कांग्रेस सुपरस्टार माना जा रहा था। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी ने यूथ वोटर्स को मैसिवली अटैक किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या किया? वो पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव ही नहीं रहे जितनी उनसे उम्मीद थी। उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड था, कम स्पीचेस और पॉलिसी मेकिंग में ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट। उल्टा उन पर बोफोर्स स्कैंडल का इल्जाम लगा। 1987 में इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल। इस स्कैंडल में आरोप लगे कि स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने इंडियन डिफेंस डील में रिश्वत दी। कुछ फॉरेन रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल एलिगेशंस में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का नाम इनडायरेक्टली लिया। मीडिया ने क्लेम किया कि उनके स्विस बैंक अकाउंट्स हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं, मगर इस सबसे जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके लिए उन्होंने अपने अभिनेता को चुना था कि वो सिस्टम से लड़ेगा, सुधार करेगा। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद एंटी सिख राइट्स को हवा देने और नफरती नारे जैसे खून का बदला खून से लेंगे, सिखों ने इंदिरा जी को मार डाला, मारो सालों को, देश के गद्दारों को, खून के छींटे सिखों के घर घर तक पहुंचने चाहिए, ऐसे जहर भरे नारों के भी आरोप लगे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों को हमेशा नकारा ही है। और फिर बोफोर्स कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद अमिताभ बच्चन ने लगभग 3 साल बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। साल 1987 में उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। मतलब जनता को सिर्फ धोखा मिला। जो उम्मीद उन्होंने अपने शहंशाह से लगाई थी, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, टोटल टाइम वेस्ट। बाद में उन्होंने कहा कि इट्स अ पूल, यानी गंदगी से भरी जगह। पॉलिटिक्स बहुत डर्टी हो चुकी है, पर्सनल अटैक्स बहुत होते हैं, फैमिली तक टारगेट की जाती है। तो महानायक जी, तब कहाँ थी आपकी ये सोच जब आप लोगों को सपने दिखा रहे थे, उनके अंदर उम्मीद जगा रहे थे, लोगों की वोट को बर्बाद कर रहे थे? आपके शहंशाह वाले अंदाज से आपको लोगों ने मसीहा समझा, लेकिन अब कहाँ गई आपकी सिस्टम से लड़ने वाली शख्सियत? अपने पूरे पॉलिटिकल टाइम पीरियड में वो अपने ही झमेलों में उलझे रहे। और यही होता है जब आप एक एलिट तबके को, एक सुपरस्टार को अपना रहनुमा बनाते हैं। वो जनता के लिए तो क्या करते, बल्कि जाते जाते जनता के लिए एक ऐसा डेंट दे गए
कि उनकी पॉलिटिकल एंट्री ने इंडिया में सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा बदल दिया। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज सभी का पॉलिटिक्स में रास्ता खोल दिया। सुपरस्टार पॉलिटिशियन कल्चर को मेन स्ट्रीम बना दिया, जो कि टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। आगे इन्होंने तो राजनीति को छोड़ा, लेकिन इनके परिवार ने राजनीति को नहीं छोड़ा। इनको तो आप जानते ही होंगे, जया बच्चन, वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री। जया बच्चन ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री समाजवादी पार्टी के जरिए ली। उन्हें समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव का क्लोज सपोर्टर माना जाता था। 2004 में जया बच्चन पहली बार राज्यसभा एमपी बनी। वे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव रही। उनकी पॉलिटिकल इमेज एक आउटस्पोकन और एग्रेसिव पार्लियामेंट स्पीकर की रही। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. पार्लियामेंट में उन्होंने वुमेन सेफ्टी, फिल्म इंडस्ट्री इश्यूज, इन्फ्लेशन और फार्मर इश्यूज पर कई बार स्पीचेस दी, लेकिन जितनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, टाइम, एफर्ट एक मिनिस्टर को देना चाहिए था, वो कहीं मिसिंग था। साल 2006 में जया बच्चन कंट्रोवर्सीज में आई, जब उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया गया। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई एमपी और एमएलए होने के साथ साथ सरकार के अधीन वाला कोई ऐसा पद भी होल्ड करता है जिससे उसे सैलरी, बेनिफिट, गवर्नमेंट पावर या कोई भी ऑफिशियल पर्क्स मिलते हो, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। ऐसे में इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। यानी किसी एमपी या एमएलए को एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है तो वो कैसे गवर्नमेंट को क्वेश्चन, लॉ बनाने के लिए पॉलिसीज डिस्कशन और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, फेयरली और इंडिपेंडेंट तरीके से कैसे कर सकता है। इसी वजह से एमपी की मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। तो जया बच्चन राज्यसभा एमपी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन भी थी। आरोप लगे कि वो एक साथ दो पोजीशंस कैसे होल्ड कर सकती है, और फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैटेगरी में आता है। कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन तक पहुंची, फिर मामला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया और साल 2006 में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने उनकी राज्यसभा मेंबरशिप कैंसिल कर दी। जया बच्चन अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सपोर्ट में ओपनली बोलती रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए, हालत इतनी खराब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन हैं, वहां भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया। 2020 में उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल, यू कैन नॉट tarnish the image of the entire industry. Right. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ। ये इनडायरेक्टली कंगना रनौत और कुछ बॉलीवुड क्रिटिक्स के बारे में माना गया, जब उन्होंने सुशांत की मौत पर बॉलीवुड को दोषी ठहराया था। जया बच्चन कई बार पेपरराजी और मीडिया पर गुस्सा करने के कारण कंट्रोवर्सीज में रहती हैं। चुप रहो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म। उन पर एलिटिस्ट पॉलिटिशियन होने के आरोप भी लगते हैं। अब एलिटिस्ट पॉलिटिशियन क्या होता है? मतलब जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। जो सुपरस्टार 5 स्टार होटल, एसी कार और लग्जरी लाइफ जीता हो, गरीबों की समस्याएं जैसे महंगाई, बिजली, पानी, रोजगार, ये सिर्फ उनके भाषणों तक सीमित हो, उसे एलिटिस्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है। तो जिस तरह का बर्ताव जया जी का आम लोगों के साथ देखने को मिलता है, उसे एलिटिस्ट पॉलिटिशियन कहना कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में उनका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उनकी पॉलिटिकल स्टाइल इमोशनल, ब्लंट और एग्रेसिव मानी जाती है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ज्यादातर पार्टी लॉयल्टी और बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन तक लिमिट रही। मगर वो जनता जिसने उन्हें अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी अभिनेत्री माना और उनके लिए सब कुछ किया, ये सब उनके लिए प्रायोरिटी नहीं। जिस तरह बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही है। अगर कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आ जाता है तो यहाँ भी वो नेपोटिज्म चला देते हैं। ऐसा ही अगला उदाहरण है धर्मेंद्र जी की पॉलिटिकल एंट्री का। धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में एंट्री भारतीय जनता पार्टी के जरिए की। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की बीकानेर सीट से कैंडिडेट बनाया, जहाँ पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। धर्मेंद्र ने बीकानेर सीट जीत ली और लोकसभा एमपी बने। उनकी जीत में सेलिब्रिटी इमेज और बीजेपी सपोर्ट दोनों का बड़ा रोल था। इस जीत में सन्नी देओल और बॉबी देओल ने दोनों ने बहुत मदद की, यानी 3 सुपरस्टार्स के स्टार पावर का भरपूर फायदा उठाया गया। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट रामेश्वर लाल दुड़ी को लगभग 60,000 वोट से हराया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान धर्मेंद्र ने खुद को गरीबों और किसानों का आदमी बताया, मगर फिर अपने चाहने वालों और गरीब किसानों के लिए उन्होंने कितना भाग भाग कर काम किया। हेमन पार्लियामेंट ही नहीं जाते थे जहां पर उनके लोगों के मुद्दे सुने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अटेंडेंस बहुत कम थी, पार्लियामेंट सेशंस में बहुत कम दिखते थे, कोई नोटेबल क्वेश्चन या फिर डिबेट नहीं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बीकानेर में बहुत कम दिखाई देते थे। लोगों ने उनको एब्सेंट एमपी, इनविजिबल एमपी कहा। बीकानेर में उनके मिसिंग पोस्टर्स तक लग गए थे। लोग कंप्लेन करते थे कि एमपी इनएक्सेसिबल है, उनका सिर्फ शूटिंग या फिर फार्म हाउस पर फोकस रहता है। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुद एडमिट किया कि उन्हें पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। जबकि आप सेहत में फिट, एक्टिंग में फिट, डांस में फिट, हर डायलॉग लिखने में फिट, ये सियासत में अनफिट कैसे हो गए? मेरी रूह सहमत नहीं थी
मैंने सियासत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी। कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट और लोकल इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी सवाल उठे। आरोप लगे कि धर्मेंद्र ने इलेक्शन अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाकर जीता, लेकिन एक्टिव गवर्नेंस में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। धर्मेंद्र ने बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स से डिस्टेंस बना लिया, यानी हेमंत ने अपने चाहने वालों के वोट को पूरी तरह वेस्ट कर दिया, टोटल टाइम वेस्ट। बाद में उनकी वाइफ हेमा मालिनी बीजेपी की मेजर पॉलिटिकल फेस बनी, अपने एरा और आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली बेहद खूबसूरत अभिनेत्री। लेकिन क्या उनका पॉलिटिकल करियर भी इतना ही खूबसूरत रहा? हेमा मालिनी 2004 में बीजेपी में शामिल हुई, 2010 में वो बीजेपी की महासचिव बनी, 2014 में उन्होंने मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने 2019 और 2024 फिर से मथुरा से जीत हासिल की, मतलब लगातार 3 बार सांसद। सड़कों, रास्तों और सांस्कृतिक परियोजनाओं पर थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित किया, मगर ज्यादातर काम पूरे ही नहीं हुए। आधी रोड बन गई, आधी नहीं बनी है। हाँ जी, हाँ। कब बनी थी रोड? रोड क्या महीना आगे होंगे? हाँ, कोई 5-6 महीना आगे करीब है। 3 बार की सांसद, लगभग 15 साल तक एक बहुत बड़े पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन सुपरस्टार है ना, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। उनके पास लोगों के लिए टाइम कहाँ। रावल गांव यानी राधा जी का जन्मस्थल को उन्होंने गोद लिया, मगर वहाँ काम क्या हुआ? सफाई जब आती है, जब हल्ला होता है, हेमा मालिनी आ रही है, वो प्रधान आ रहा है, जब सफाई होती नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रहता है। 14 लाइट लगाई गई थी, ये मात्र 2 महीने चली थी, तब से खराब डली है। हमने 40 लाइटें लगाई थी, 40 खराब है। नाली बनवा खचू ना भाई जाकर मकान और टूटे रहे माटी ऐसा करी। शौचालय में आधे गाँव में बने, आधे गाँव में नहीं बने। लाइट पंखा वगैरह नहीं लगी है, सत्ती नहीं है। अक्सर उन्हें भी मिसिंग एमपी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने शूट और नृत्य प्रदर्शनों में ज्यादातर बिजी रहती हैं। एक बार उन्होंने बोला कि बंगाल और बिहार की विधवाओं को वृंदावन में भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। इस पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक और भड़काऊ भाषण दिया, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जो स्पेशली एक कथित समुदाय को उकसाने का नारा है। हेमा जी ने इसका भी खुलकर समर्थन किया और इनका भी अक्सर रूखा व्यवहार देखने को मिलता है। मथुरा के खेल कार्यक्रम में पदक देते समय देखा गया, न वो मुस्कुरा रही थी और न उनकी इस सब में कुछ दिलचस्पी दिख रही थी। मतलब जिन लोगों ने इनमें दिलचस्पी दिखाई, इनको चुनकर अपना रहनुमा बनाया, उनके लिए इनका ये बर्ताव सवाल तो खड़े करता है। निर्वाचन क्षेत्र में कम उपस्थिति के कारण मतदाताओं ने ये शिकायत की कि वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। आपकी सांसद महोदय आती हैं हेमा मालिनी? वोट मांगने आती हैं बस, उसके बाद नहीं आती। अब बिल्कुल खेतों में भी जाएंगी, वो गेहूं कटवाने भी जाएंगी और फिर वोट ले लेंगी, फिर उसके बाद कोई नहीं जागता यहाँ पे आके। आओ यहाँ पे विकास करो तो वोट दे, क्यों दे वोट? हेमा मालिनी कई बार खेतों में फोटोज और डांस परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोल हुई, कहा गया कि ये कैमरा पॉलिटिक्स है। वैसे तो हेमा मालिनी बीजेपी की मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन में गिनी जाती हैं, मगर वो जनता जिन्होंने इनसे उम्मीदें लगाई, इनको दिलो जान से चाहा, उनको ड्रीम गर्ल ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिसका फायदा वो उठा सकें। ये भी टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ वोट है। 1984 से लेकर आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में बॉलीवुड और सेलिब्रिटी कल्चर का ऐसा मेला बना कि जनता अपने फेवरेट हीरोज को असल जिंदगी का मसीहा समझकर संसद तक पहुंचा दिया। उनको रिकॉर्ड वोट से चुनाव जिताकर पार्लियामेंट तक पहुंचाती है। फिल्म तारे आते हैं, जनता इमोशनल होकर वोट देती है, क्राउड उमड़ते हैं, मीडिया उन्हें जनता का मसीहा बताती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद रियलिटी अक्सर कुछ और ही होती है। गोविंदा ने जनता से बड़े वादे किए, लेकिन बाद में लो अटेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी से गायब रहने के कारण ये भी मिसिंग एमपी कहलाए और बाद में फिर अपनी उसी चमकदार दुनिया में लौट गए। मतलब यहाँ भी टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वोट था। मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से 2014 में राज्यसभा एमपी बने। बाद में मिथुन चक्रवर्ती का नाम शारदा चीट फंड में आया। शारदा चीट फंड भारत के पश्चिम बंगाल में 2013 में हुआ एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला था। इसमें शारदा ग्रुप ने एक पोंजी स्कीम के जरिए लाखों छोटे इन्वेस्टर्स से ऊंची रिटर्न्स का वादा कर लगभग 2500 से 4000 करोड़ की धोखाधड़ी की। फिर इन्होंने शारदा चीट फंड कंट्रोवर्सी और हेल्थ रीजंस के चलते राज्यसभा सीट से रेजिग्नेशन दे दिया। 2021 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तब से ही वो बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर हैं और मिथुनदा अक्सर अपनी हेट स्पीचेस की वजह से विवादों में भी बने रहते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अभी वो एक्टिव पॉलिटिशियन कैंपेनर, बीजेपी सपोर्टर और लीडर है, लेकिन फिलहाल लोकसभा या एमपी या यूनियन मिनिस्टर नहीं है। मिथुन के पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपनी फिल्मों में जो सिस्टम से टकराते, इंसाफ दिलाते, नेताओं को सबक सिखाते, लेकिन असल जिंदगी में एक विलन जैसे काम उनके दिखते हैं। नेता बनकर लोगों को आपस में बांटने का काम, भड़काऊ भाषण, फ्रॉड्स और घोटालों से उनका नाम जुड़ना, इन सब चीजों के लिए तो जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया था। मतलब यहाँ भी उम्मीद का, भरोसे का, वोट का और टाइम का, सबका वेस्टेज। शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की। बीजेपी के शुरुआती सेलिब्रिटी कैंपेनर में उनकी गिनती होती थी। 1992 में उन्हें राज्यसभा एमपी बनाया गया। बाद में वो बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से इलेक्शन जीते।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर और स्पिंग मिनिस्टर बनाया गया। बिहार पॉलिटिक्स में उनकी स्ट्रॉन्ग मास अपील थी, मगर इतने सारे पद मिलने के बाद भी उन्होंने जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें याद रखा जाए या फिर जिससे जनता को कुछ फायदा मिला हो। मतलब वोट और टाइम दोनों बर्बाद। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, बाद में फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चले गए। कहा गया कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी ड्राइवन हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स अक्सर मीडिया कंट्रोवर्सी और स्टेटमेंट तक सीमित रही। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा एक्टिव पॉलिटिक्स में है, अभी वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के क्लोज पॉलिटिशियन सपोर्टर माने जाते हैं और वेस्ट बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से एमपी हैं। इतनी पार्टी और पद बदलने के बाद भी अपने चाहने वालों के लिए कुछ ना कर पाना, यही होता है जब एक एलीट तबके का सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में आता है। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, टोटल वेस्ट ऑफ वोट। स्मृति ईरानी की पॉलिटिकल जर्नी इंडियन सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स की सबसे एग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल जर्नी में से गिनी जाती है। टेलीविजन एक्टर से बीजेपी की टॉप लीडरशिप तक पहुंची स्मृति ईरानी ने 2003 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की और धीरे धीरे पार्टी की सबसे कम्बेटिव स्पोकपर्सन बनी। ये एक ऐसी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन थी जिन्होंने शायद सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स निभाई। हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखना, कांग्रेस के खिलाफ बड़ी एनर्जी के साथ सिलेंडर पर बैठ कर प्रोटेस्ट करना। इतनी एक्टिव कि लोग भूल गए थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आई थी। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया और इसके बाद पूरे देश में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आरोप लगे कि एबीवीपी और कुछ बीजेपी नेताओं की शिकायतों के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसकी मिनिस्टर स्मृति ईरानी थी, उसने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डाला, जिसके बाद रोहित और कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। ओपोजिशन, स्टूडेंट ग्रुप और एक्टिविस्ट ने यह आरोप लगाया कि सरकार ने डिसेंट और दलित स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर खुद को साबित किया। उन्हें हार्ड वर्किंग ग्रास रूट पॉलिटिशियन और बीजेपी के स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन लीडर्स में गिना गया, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन, टीवी स्टाइल एग्रेशन और पोलराइजेशन पर टिकी रही। यहाँ भी अगर देखा जाए तो क्या उन्होंने आम जनता के लिए कोई ऐसा हिस्टोरिक या ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया हो जिससे जनता की जिंदगी बदली हो? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कोई मैसिव एजुकेशन रिवॉल्यूशन किया हो? नहीं। बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया हो? नहीं। कोई ऐसा काम जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई हो, लोगों की जिंदगी का स्ट्रगल कम हो गया हो? कोई सोशल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट किया गया हो? नहीं। वो छोटे मोटे मुद्दों पर बोली, लेकिन कोई बड़ा स्टेप नहीं। वो तो अपने पूरे टाइम पीरियड में खुद के ही विवादों में घिरी रही। उन्होंने कुछ गांव गोद लिए, लेकिन उन्होंने अपने ही गोद लिए गांव में कभी विजिट नहीं किया और उन गांव के लोगों को भी उनसे भारी शिकायत थी। सर, ये शौचालय तो यहाँ है ही नहीं है। जो शौचालय, एक शौचालय बना हुआ है, ये विद्यालय के पैसे से बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा पैसे का केवल दुरुपयोग किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस गाँव को गोद लिया है और इसके शौचालय जो की बालिकाओं के लिए है, उसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई भी बालिका आने के लिए तैयार नहीं होगी। उन्होंने अपने मंत्रालय और अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लिए कुछ करने के बजाय बीजेपी की टॉप लीडरशिप की चरण वंदना करने पर ज्यादा ध्यान दिया। स्मृति ईरानी ने अपनी पार्टी के लिए तो बहुत काम किया, एक एक्टिव पॉलिटिक्स निभाई, लेकिन वो जनता जिसने इन्हें चुना, इनसे उम्मीदें लगाई, उनको ही इसने ताक पर रख दिया और नतीजा ये निकला कि वो साल 2024 में अमेठी सीट से हार गई। साल 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी 5 साल में ही अर्श से फर्श पर आ गिरी। स्मृति ईरानी को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। साल भर इंतजार करने के बाद स्मृति ईरानी जुलाई 2025 में फिर से टीवी में वापस लौट आई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन लेकर। मतलब अपने पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने अपने चाहने वालों की उम्मीदें और कुर्सी यूं ही तोड़ी। एक और बहुत फेमस फिल्म इंडस्ट्री से आई किरण खेर, इनकी पॉलिटिकल जर्नी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का एक ऐसा एग्जाम्पल मानी जाती है जहाँ स्टारडम और अर्बन पॉलिटिक्स साथ साथ चलते हैं। और दौर एक ऐसा आ गया कि अब कांग्रेस के रावण का दहन करना बहुत जरूरी हो गया है। कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं डालना है। एक कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण इस देश की सफलता के लिए और एक आम आदमी की खुशी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। किरण खेर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद साल 2014 में चंडीगढ़ से लोकसभा इलेक्शन जीता और फिर 2019 में दोबारा एमपी बनी। खड़गे जी, आप बहुत बोल चुके हैं, पूरा सदन में अब किसी और को भी बोल लेने दीजिए। खड़गे जी, क्षमा कीजिए हमें। बीजेपी ने उन्हें कल्चर्ड, एजुकेटेड अर्बन फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया। चंडीगढ़ रेजिडेंट्स और यूथ कांग्रेस ने उन पर इनविजिबल एमपी होने के आरोप लगाए। कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाई ही नहीं देती। कई बार लोकल बीजेपी वर्कर्स तक ने ओपनली नाराजगी जताई कि चंडीगढ़ के सिविल इश्यूज प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो रहे। परेश रावल की पॉलिटिकल जर्नी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का एक ऐसा एग्जाम्पल मानी जाती है जहाँ फिल्मों में आम आदमी, अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान, तो वास्तव में सांप बनकर ही जीना पड़ेगा। बबन राव कदम, तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। भ्रष्ट सिस्टम और नेताओं का मजाक उड़ाने वाले एक्टर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।
उन्होंने रियल पॉलिटिक्स में आकर खुद वही सिस्टम का हिस्सा बनना चुना। परेश रावल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2014 में अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट से इलेक्शन जीतकर एमपी बने। इनकी पॉलिटिक्स भी टीवी डिबेट, सोशल मीडिया स्टेटमेंट और पार्टी लॉयल्टी तक ही सीमित रही। कांग्रेस ने संसद को चलने नहीं दिया है और बड़ा भारी नुकसान किया है लोकतंत्र को, संसद न चल देकर, तो ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में उनकी पार्टिसिपेशन एवरेज रही और ऐसा कोई मेजर हिस्टोरिक पब्लिक वेलफेयर वाला प्रोजेक्ट या कोई रिफॉर्म उनके नाम से नहीं है। एक स्टेटमेंट में उन्होंने एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को लेकर कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया, जिसके बाद भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। गुजरात में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए परेश रावल ने कहा था, गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन इनकी कीमतें कम होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास दिल्ली की तरह रहने लगे तो क्या होगा? आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? क्या बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे? बाद में बंगाली कम्युनिटी पर दिए हुए इस कमेंट के लिए उन्हें बैकलैश झेलना पड़ा। उन पर हेट स्पीच जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर पुलिस कंप्लेंट तक फाइल हो गई। लेकिन जनता जिन फिल्मी किरदारों से इंस्पायर होकर उन्हें वोट देती है, राजनीति में तुम्हें कतई नहीं आऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावल जी का रियल पॉलिटिक्स में वैसा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। कंगना रनौत के तो पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही बड़ी अनोखी रही। जब इनकी फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप होने लगी और बॉलीवुड में जब इनका करियर खत्म होते दिखा, तब इन्होंने वो रास्ता चुना जो आज मेन स्ट्रीम बन चुका है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफें करना, सरकार के बड़े से बड़े फेलियर को भी बेतुके तर्क दे देकर डिफेंड करना, जो मुंह में आया बोलना, ऊंट पटांग बातें और ट्वीट करना। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की हैं। इन सब के चलते वो मीडिया में और कंट्रोवर्सीज में तो बनी रही, लेकिन उनके जहरीले ट्वीट की वजह से उन्हें ट्विटर ने बैन कर दिया। लेकिन अब तक ऐसा दौर शुरू हो चुका था कि जितना मोदी मोदी करेंगे, जितना एक पॉलिटिकल पार्टी की वाहवाही करेंगे, उतना अच्छा पॉलिटिकल करियर बनेगा। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। अब फिल्मों में मसीहा वाली इमेज से नहीं बल्कि एक पार्टी की तारीफें और एक खास आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करके दिखाना था। फिर इनकी मेहनत रंग लाई। पहले इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, फिर पार्टी का टिकट। आज वो हिमाचल प्रदेश की मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। और इसी कैटेगरी में आते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी। आज ये एक्टिव एमपी हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से कोसों दूर हैं और मीडिया ऑप्टिक्स तक सीमित हैं। ऊंट पटांग बातें। तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। सरकार के किसी भी फेलियर को बेतुके तर्क दे देकर उन्हें डिफेंड करते हैं और जब देखो नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफें करते घूमते हैं। ये सच है कि फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाले कई हीरोज असल पॉलिटिक्स में उसी वीआईपी सिस्टम का हिस्सा बन गए। चुनाव के समय जनता का आदमी बनकर आने वाले ये सितारे अक्सर जीत के बाद पार्लियामेंट से गायब, कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर और उसी ग्लैमर वर्ल्ड में वापस दिखे। जनता जिन डायलॉग और पेट्रियोटिक रोल से इंस्पायर होकर इन्हें वोट देती रही, वही स्टार कई बार रियल गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और ग्राउंड लेवल अकाउंटेबिलिटी में कमजोर साबित हुए। कुछ एक्सेप्शन जरूर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस ने लोगों के इमोशंस, फैंडम और स्टारडम को वोटों में बदला है और फिर सत्ता के कॉरिडोर में वही सिस्टम एंजॉय किया जिसके खिलाफ ये पर्दे पर लड़ते दिखते थे। और जो अभिनेता पॉलिटिक्स में नहीं है वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के सामने नतमस्तक दिखते हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। शिल्पा शेट्टी जो खुद को कट्टर सनातनी बताती हैं, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊं। वो कहती हैं, आई बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी, मोदी जी डूइंग ग्रेट फॉर इंडिया। अक्षय कुमार जिनको मोदी जी से सवाल करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या पूछा? आम खाते हैं और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? जाहिर सी बात है, अगर किसी को देश के पीएम से सवाल करने का मौका मिलेगा तो वो पूछेगा एजुकेशन, हेल्थ, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल। मगर अक्षय कुमार ने क्या पूछा? क्या आप आम खाते हो? और ऐसे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो सत्ता में बैठी सरकार के गुणगान गाने में लगे हुए हैं। मोदी मोदी है तो मुमकिन है, और गाने ही क्या, पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्मों की बाढ़ आ गई है जो सरकार को खुलकर अच्छा दिखाए और समाज को तोड़ने का काम करे। फिक्शन स्टोरीज पर आधारित फिल्में हैं, लेकिन समाज को तोड़ने का काम इनका रियल है, क्योंकि इन फिल्म मेकर्स को पता है जिस तरह का मूड जनता का इन नेताओं ने बना दिया है, एक खास नैरेटिव की फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करेंगी। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, परेश रावल, विवेक अग्निहोत्री, आदित्य धर, इन सब की सोच और सबकी मूवीज, पोस्ट, वीडियोज में एक ही नैरेटिव साफ दिखने को मिलता है। और ऐसी फिल्में जो सरकार को खुलकर महान और देश प्रेमी दिखाए, फिर सरकार भी उन पर अपना प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसी कई फिल्मों को टैक्स फ्री कर खूब प्रमोट किया गया और जब ऐसे भी बात नहीं बनी तो देश के प्रधानमंत्री खुद इन फिल्मों को बड़े बड़े स्टेज से प्रमोट करने लगे। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई
तो बोलने लग गए झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। जबकि सबको पता था कि ये फिक्शन स्टोरीज पर आधारित फिल्में कितनी जहर भरी हुई थी। सिनेमा घरों में नफरत खुलकर देखने को मिली। आज पूरा बॉलीवुड सरकार के सामने सरेंडर कर चुका है। एक दौर था जब सुपरस्टार आरएसएस जैसे संगठनों का बहिष्कार करते थे, लेकिन आज ये लोग उसी आरएसएस के गुणगान गा रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, 100 साल पूरे होने पर बधाइयां दे रहे हैं। आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। This विजयदशमी marks 100 years of RSS। क्योंकि उनको पता है ये सब करके उन्हें फायदा मिलेगा और उनसे टकराना उनके लिए भारी पड़ सकता है। और जब कला ही डरकर किसी की गुलाम हो जाए तो कला से क्रांति की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सिस्टम से लड़ने वाली झूठी कहानियां सिर्फ पर्दे तक सीमित हैं। आम जिंदगी में जनता के दुखों से किसी को कुछ नहीं लेना देना। हमारे देश के लोग इन फिल्मों से इतना प्रभावित क्यों होते हैं? इन स्टार्स को अपनी वोट क्या अपनी जान तक दे देते हैं। इन सब पर हमने एक वीडियो बनाई है, आप ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जनता के लिए काम किया गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।